उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हंगामा। क्या नफरत फैलाने वाली फिल्में अब भी मंजूर? क्या एक डेमोक्रेटिक देश में ऐसी फिल्म को मंजूरी मिल सकती है जो पूरी एक कम्युनिटी को सिर्फ नकारात्मक रोशनी में दिखाए? उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जोरदार सवाल उठाया। ऐसी मूवी को सर्टिफाई करना जो हिंसा और नफरत फैलाती है, क्या लोकतंत्र की स्पिरिट के खिलाफ नहीं? प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म असल घटना पर आधारित है, लेकिन सिब्बल का कहना है 55 कट्स के बाद भी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को विलन की तरह दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग टाल दी है। अब केंद्र सरकार की राय का इंतजार है। क्या आपको लगता है ऐसी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए या आर्टिस्टिक फ्रीडम होनी चाहिए? मित्रों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही कानूनी अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर लगाई ये शर्त। क्या लालू यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में अब राहत मिल पाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका पर ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो इस केस की सुनवाई तेजी से पूरी करे। लालू यादव की मांग थी कि उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस को रद्द कर दिया जाए और दिल्ली कोर्ट में ट्रायल पर रोक लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये फैसला लालू यादव के लिए बड़ा झटका साबित होगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करें और ऐसे ही बड़े कानूनी अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तबलीगी जमात से जुड़े भारतीयों पर झूठे केस। क्या तबलीगी जमात को पनाह देने वाले इंडियंस ने सच में कोविड फैलाया था? दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा, 70 भारतीयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं कि उन्होंने कोविड फैलाया या धारा 144 का उल्लंघन किया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 16 एफआईआर्स खारिज कर दी और कहा, महज मरकाज में रहना कानून तोड़ना नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि न तो नोटिफिकेशन की जानकारी थी, न ही कोई कोविड पॉजिटिव पाया गया। क्या ये केस जस्टिस के नाम पर लोगों को बेवजह फंसाने का था? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मुकदमे सिस्टम का दुरुपयोग हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करें और लीगल अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली दंगा। रतनलाल केस में नया मोड़, क्या आरोपी को मिलेगा क्लीन चिट? क्या 2020 के दिल्ली दंगा में हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का केस अब नया मोड़ लेने जा रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद खालिद की डिस्चार्ज याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। खालिद का दावा है, चार्जशीट में कोई सीधा सबूत या मजबूत कड़ी नहीं, फिर भी उसके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गईं। अब कोर्ट ने पुलिस को नोटिस भेजा है और केस की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। क्या खालिद को राहत मिलेगी या केस और उलझेगा? अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे बड़े कानूनी अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आदिवासी महिलाओं को भी अब संपत्ति में बराबरी का अधिकार। क्या आज भी महिलाओं को सिर्फ जेंडर की वजह से संपत्ति से बाहर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, महिला वारिसों को एक्सक्लूड करना अनरीजनेबल और डिस्क्रिमिनेटरी है। इस अहम केस में अदालत ने ट्राइबल महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सक्सेशन राइट्स दिए। कोर्ट ने कहा, अगर कोई स्पष्ट ट्राइबल कस्टम या कानून महिला के अधिकार पर रोक नहीं लगाता तो इक्वालिटी जरूरी है। अब सवाल उठता है, क्या ये फैसला देश भर की महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करें और ऐसे महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। एमएसएमई के टाइम बार्ड क्लेम्स पर लिमिटेशन एक्ट कब लागू? क्या एमएसएमई सप्लायर्स अपने पुराने टाइम बार्ड बकाया को वसूल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, एमएसएमईडी एक्ट के तहत कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन आर्बिट्रेशन पर जरूर होता है। फैक्ट ये है, कंसिलिएशन एक वॉलंटरी सेटलमेंट प्रोसेस है, एजुडिकेशन नहीं, इसलिए यहाँ लिमिटेशन का कोई रोल नहीं। लेकिन अगर मामला आर्बिट्रेशन में जाता है तो लिमिटेशन एक्ट पूरी तरह लागू होगा, यानी समय से बाहर क्लेम एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सोनाली पावर और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में कोर्ट ने साफ किया, सेटलमेंट की कोशिश टाइम बार्ड क्लेम के लिए भी हो सकती है, लेकिन आर्बिट्रेशन में कानून की सीमाएं लागू रहेंगी। क्या आपको लगता है इससे एमएसएमई को न्याय मिलेगा या विवाद और बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट करें और ऐसे जरूरी लीगल अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मॉर्गेज के बाद बनी टेनेंसी अब इविक्शन से नहीं बचा सकती। क्या किराएदार सारफाइसी एक्ट के तहत इविक्शन रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, अगर टेनेंसी मॉर्गेज से पहले एस्टैब्लिश नहीं हुई है तो इविक्शन से बचाव नहीं मिलेगा।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के केस में कोर्ट ने कैलकाटा हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा, टेनेंट को टेनेंसी राइट्स तभी मिलेंगे जब उसका लीज एग्रीमेंट, रेंट रिसीप्ट्स या कोई ठोस सबूत मॉर्गेज से पहले का हो। सिर्फ मौखिक या अनरजिस्टर्ड लीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी अगर किराएदारी मॉर्गेज के बाद शुरू हुई या दस्तावेज नहीं है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के इविक्शन एक्शन को रोकना मुमकिन नहीं। क्या आपको लगता है इससे जेन्युइन टेनेंट्स की दिक्कतें बढ़ेंगी या बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट करें और ऐसे जरूरी लीगल अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। चिन्नास्वामी स्टैम्पीड, क्या सरकार की शर्मिंदगी पुलिस सस्पेंड करने का सही कारण है? क्या किसी सरकारी अफसर को सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया जा सकता है क्योंकि सरकार को एम्बैरेसमेंट हुई? कर्नाटका हाई कोर्ट में एसीपी विकास कुमार ने अपनी सस्पेंशन को क्लासिक डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट केस बताया। उनकी दलील है, आरसीबी विक्ट्री परेड में सिक्योरिटी देने पर सरकार ने पहले कहा हमने सब कुछ किया, अब उन्हीं पुलिस अफसरों को बिना पुख्ता सबूत सस्पेंड कर दिया गया। कोर्ट में पूछा गया, क्या एम्बैरेसमेंट या बिना प्रॉपर इंक्वायरी किसी अफसर का करियर दांव पर लगाया जा सकता है? हियरिंग अभी जारी है। क्या मिलेगा एसीपी को इंसाफ? आपका क्या कहना है? क्या ये सस्पेंशन सही था? अपनी राय कमेंट करें और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। जस्टिस वर्मा पर आरोप, जांच रिपोर्ट को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। क्या असली सच्चाई सामने आएगी? क्या हाई कोर्ट के जज को सिर्फ जांच समिति की रिपोर्ट पर हटाया जा सकता है? जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उनके घर से बरामद हुई कैश की ओनरशिप और ऑथेंटिसिटी जांच समिति साबित नहीं कर पाई, फिर भी रिमूवल की सिफारिश कर दी गई। वर्मा का कहना है, इन हाउस इंक्वायरी प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट जैसी सुरक्षा नहीं देती और संसद की शक्तियों के बाहर पैरेलल मैकेनिज्म बनाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना सही मौका दिए मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया गया और पूरी जांच प्रोसेस नेचुरल जस्टिस के खिलाफ थी। क्या सुप्रीम कोर्ट इस अपील में नया मापदंड तय करेगा या सख्त रहेगा? आपका क्या मानना है? क्या रिमूवल के लिए ये प्रक्रिया सही थी? अपनी राय नीचे कमेंट करें और ऐसे चर्चित लीगल अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना अब एचपीएनएलयू के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, क्या बदलेगी कानून शिक्षा की तस्वीर? क्या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का अनुभव अब देश के लॉ स्टूडेंट्स को नई दिशा देगा? एचपीएनएलयू शिमला ने जस्टिस खन्ना को डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर नियुक्त किया है, जिससे यूनिवर्सिटी की अकादमिक और शोध क्षमताओं को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जस्टिस खन्ना की गहरी संवैधानिक समझ और न्यायिक सोच अब छात्रों और फैकल्टी को सीधे मेंटरशिप और गाइडेंस के रूप में मिलेगी। क्या यह कदम एचपीएनएलयू को देश के लीडिंग लॉ यूनिवर्सिटीज की रेस में आगे ले जाएगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। एससी ने खारिज की एंटीसिपेटरी बेल रद्द करने की याचिका, क्या होगा आरोपी का भविष्य? सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को बिहार के एक व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के मामले में उसकी एंटीसिपेटरी बेल रद्द करने की याचिका ठुकरा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया, यह फैसला हाई कोर्ट के बेल आदेश की रक्षा करता है, क्योंकि आरोप लगाने वाली महिला के संबंध शादी से पहले शुरू हुए थे। दिलचस्प ये है कि कोर्ट ने महिला को चेतावनी भी दी, आपने शादी के दौरान विवाहेतर एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध बनाए, जो कि एक अपराध है। इसका सीधा अर्थ है कि कोर्ट ने महिला से कहा कि उन्होंने अपनी शादीशुदा स्थिति में दूसरे पुरुष से शारीरिक संबंध बनाए और यह भारतीय कानून, विशेषकर हिंदू विवाह अधिनियम और आईपीसी की धारा 497, हालांकि 2018 में इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, के हिसाब से एक समय पर अपराध माना जाता था। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए यह इंगित किया कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, महिला खुद भी एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी की भागीदार है। इससे लीगल और मॉरल जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट ने इस केस में दोनों पक्षों की कानून और नैतिकता, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। यानी अगर शादीशुदा महिला किसी गैर मैरिटल संबंध में थी, तो कानून और नैतिकता दोनों के अनुसार यह व्यवहार उचित नहीं है। कोर्ट ने केवल आरोपी को ही नहीं, महिला को भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार ठहराया और बताया कि ऐसे मामलों में दोनों पक्षों पर कानूनन और नैतिक रूप से सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल ये है, क्या इस फैसला से फॉल्स प्रॉमिस के मामलों में आरोपी को पेशी और राहत मिलेगी? क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने बैलेंस तोड़ दिया या यह न्यायिक दृष्टिकोण में सुधार है?
नीचे कमेंट करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें।